दोस्तों गुरुवार शाम को टेक कंपनी ई क्लर्क्स ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए। रिजल्ट्स काफी आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, नंबर्स काफी बेहतरीन है, जिसका रिफ्लेक्शन शुक्रवार को इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिला। शुक्रवार को इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, बट थोड़ा सा डेट इस कंपनी का बढ़ा हुआ है दोस्तों। ये क्यों बढ़ा हुआ है, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है दोस्तों, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जिस इंडस्ट्री को सर्व करती है उसमें क्या आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट हो सकते हैं उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सर्विस कंपनी है, दूसरी कंपनीज को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो दूसरी इंडस्ट्री कैसा कर रही है उसके बारे में भी, उसका भी इसके बिजनेस में जो है काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे, जिन इंडस्ट्रीज को ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कराती है उनका बिजनेस आगे कैसा चलने वाला है और इसका फ्यूचर उसके हिसाब से फिर कैसा होने वाला है। इसके वैल्यूएशंस को हम समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस स्टॉक में एंटर करने के लिए राइट टाइम है क्या, और जिनके पास में ये पर्टिकुलर स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए, उनको राइट करना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। तो इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ई क्लर्क्स के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक टेक कंपनी है और ये 3 डिविजन्स में अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है। द फर्स्ट वन इज कस्टमर ऑपरेशंस, सेकंड वन इज डिजिटल एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल मार्केट्स। अभी इन तीनों टर्म्स को हम वन बाय वन समझते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसके कस्टमर सपोर्ट सर्विस की, तो लाइव वॉइस एंड चैट सपोर्ट का काम ये करती है कंपनीज के लिए। सेल्स के रिगार्डिंग, रिपेयरिंग के रिगार्डिंग, बिलिंग के रिगार्डिंग, टेक्निकल सपोर्ट के रिगार्डिंग, रिटेंशन एंड मोर, मतलब अलग अलग तरीके के जो लाइव एंड वॉइस चैट्स वगैरह ये करती है। इसकी जो मशीन्स वगैरह, जो इसकी एआई वगैरह करती हैं कंपनीज के लिए, ये काम करती हैं लाइव वॉइस एंड चैट सपोर्ट का। उसी तरीके से ईमेल सपोर्ट का रहता है, सोशल मीडिया सपोर्ट का रहता है। अब एक कंपनी है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रहती है, जैसे मान लो सोशल मीडिया पे भी रहती है, उसकी वेबसाइट्स भी, अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट भी रहती है, उसकी ईमेल्स वगैरह का भी रिप्लाई करना रहता है, उसके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेरीज वगैरह भी आती हैं। तो ये सारा काम जो है ये कंपनी हैंडल करती है दूसरी कंपनीज का। अब डिजिटल सर्विसेज की अगर बात करें दोस्तों, तो मार्केटिंग का काम ये करती है, ई कॉमर्स ये हैंडल करती है, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स का काम ये करती है, ऑपरेशन एंड फाइनेंस का काम है, क्रिएटिव, मतलब ये हर तरीके का जो है रिसर्च वगैरह का काम भी ये कंपनी करती है, और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, ई कॉमर्स वगैरह को हैंडल करना, उस तरीके का भी ये कंपनी काम करती है, उस तरीके का सपोर्ट भी ये कंपनी देती है। और दोस्तों ये कंपनी टेक कंपनी के साथ में एक फिनटेक कंपनी भी हम इसको बोल सकते हैं। ई क्लर्क्स मार्केट करके, मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट्स के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह रहते हैं, वो भी ये कंपनी हैंडल करती है। जैसे कि हमारा जो सामना रहता है डेली, मतलब जैसे कोई भी हम ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, बाई सेल हमारे को करना रहता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस कंपनी का रोल रहता है। जैसे डेरिवेटिव ट्रेड सपोर्ट, डेरिवेटिव हम जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग होती है, कैश सिक्योरिटी ऑपरेशंस वगैरह जो रहता है, जैसे कि हमने डिलीवरी पे कोई अगर शेयर वगैरह बाई कर लिया, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड डेटा हो गया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो गया, एनालिटिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस तरीके का जो है ये कंपनी काम करती है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को ये सर्विसेज देती है, प्राइवेट बैंक को देती है, रिटेल बैंक को देती है, ब्रोकरेज फर्म्स को देती है, फाइनेंशियल जो टेक कंपनीज होती हैं उनको ये सर्विसेज देती है, पेंशन फंड को ये सर्विसेज देती है, कस्टोडियंस, लीगल फर्म्स, एसेट मैनेजर्स, हेज फंड्स। तो इन सब कंपनीज को, इन तरीके की कंपनीज को ये पर्टिकुलर कंपनी जो है सर्विसेज देती है। अब अगर इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये 24 मार्च 2000 को ये कंपनी फाउंड हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसके जो फाउंडर थे अंजन मलिक और पीडी मुंद्रा जी थे, और 1 अगस्त 2007 को ये कंपनी जो है पब्लिकली लिस्टेड हुई थी। तब से इसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 1 अगस्त 2007 को बनी थी, और तब से इसने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है दोस्तों। 174 173 के प्राइस पे ये लिस्ट हुई थी, और उसके बाद में लगातार ये कई महीनों तक जो है गिरती रही। 40-42 तक इसका स्टॉक का प्राइस आ गया था जब ये लिस्ट हुई थी। उसके बाद में 40-42 के बाद में अभी जो इसका जो स्टॉक का प्राइस है 1613 पे इसका अपर सर्किट लग रहा है। तो समझ लीजिए कि कितना अच्छा इसने रिटर्न दे दिया, जिसने मतलब अच्छे टाइम पे इस कंपनी में निवेश किया उसको। और अगर पहले
जब लिस्ट हुई थी उस टाइम पे भी अगर निवेश किया तो लॉन्ग टर्म में भी इसने उस टाइम के बाद भी मतलब कम से कम 10 गुना तक ये कंपनी अपने जो रिटर्न्स है उसको मल्टीप्लाई कर चुकी है। अब दोस्तों चलते हैं सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कि वो कैसे आए हुए, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के डेटा को देखेंगे। इसमें हमने दिसंबर का क्वार्टर लिया हुआ और मार्च का क्वार्टर लिया हुआ है। तो दिसंबर क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू था 394 करोड़ था, जो बढ़ के 472 करोड़ हुआ, यानी कि 19% का इसका ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 112 करोड़ से 152 करोड़ हुआ, यानी कि 36% का इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 4 करोड़ इसने इंटरेस्ट पे किया था लास्ट क्वार्टर में, 5 करोड़ जो बढ़ के अभी इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है दोस्तों, इसका 15% जो है इसका इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें 71 करोड़ से 98 करोड़ हुआ, 39% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 28% से 32% हुए, यानी कि 3% का इसमें भी ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसका डेट जो है बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट इसने ज्यादा पे किया हुआ है। इसके दो रीजन होते हैं दोस्तों इंटरेस्ट वगैरह बढ़ने के, या तो कंपनी अगर लोन ले रही है तो बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए लोन लेती है ना, एक रीजन ये होता है। और दूसरा रीजन जो होता है कंपनी का कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं पा रही है, उसके लिए मतलब उसके जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए उसको फंड की जरूरत पड़ रही है, तो उसको इधर उधर से फंड नहीं मिल पा रहा है तो वो लोन्स का सहारा लेती है। तो इसमें हमें ऐसा तो दिख नहीं रहा है कुछ कि मतलब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी आई हुई है या फिर कुछ ऐसी। तो इसके हम ये मान सकते हैं कि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए ही लोन वगैरह ले रही है, जो कि अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करें इसके रेवेन्यू की, लास्ट ईयर में 1437 करोड़ का रेवेन्यू था, 1564 अभी हुआ है, 8% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 323 करोड़ से 448 करोड़ हुए, 38% का जंप। नेट प्रॉफिट की बात करें 208 करोड़ से 282 करोड़ हुए, 35% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 22% से 28% हुए, 6% का जंप। अब अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है। प्रमोटर का जो स्टेक है इसमें 53.81% है, प्लेज वगैरह नहीं है। म्यूचुअल फंड का 14% का स्टेक है और एफआईआईज का इसमें 18.86% का स्टेक है। हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रियदर्शना जी का इसमें प्रमोटर फैमिली से जो है उनका 26% का स्टेक है। पब्लिक शेयर होल्डर में हाईएस्ट जो है एचडीएफसी ट्रस्टी लिमिटेड का जो एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है उसका 6.4% का जो इसमें स्टेक है, यानी कि बड़ी कंपनी ने भी इसमें निवेश किया हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अगर बात करें 6.85% का स्टेक है। ओवरऑल नॉन इंस्टीट्यूशंस का जो है इसमें 12.21% का स्टेक है। अब अगर बात करें इसके पास्ट परफॉर्मेंस की, तो वन डे में इसमें सर्किट लगा हुआ है, 1 वीक में 27% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 31%, 3 मंथ में 66%, 6 मंथ में 99%, ईयर टिल डेट में 83%, 1 ईयर में 304%, 2 ईयर में 74%, 3 ईयर में 25%, 4 ईयर में 22%, 5 ईयर में 5%, 10 ईयर में 163%। यानी कि अगर देखा जाए इसने शॉर्ट और मीडियम टर्म में तो अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और लॉन्गर टर्म में इसने उतना खास परफॉर्म नहीं किया हुआ है। एक फेज होता है दोस्तों, एक कंपनी होती है जो स्टार्टिंग में चल जाती है, फिर एक टाइम के लिए वो रुक जाती है, स्टेबल हो जाता है उसका। कुछ ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। हमने चार्ट भी इसका स्टार्टिंग में देखा था, तो स्टार्टिंग से एंड तक का भी चार्ट अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में इसने जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल किया था। 200 से के स्टॉक प्राइस से 45 तक ये स्टॉक गिरा था और उसके बाद फिर ऊपर भी उसी तेज गति से ये आया था। अगर बॉटम से टॉप की अगर बात करें तो काफी अच्छा ये बढ़ चुका है तब से अब तक, और बीच में अप्स एंड डाउन तो आए, कंसोलिडेशन ज्यादा रहा, ये अच्छी चीज रही। कंसोलिडेशन अच्छा रहा कि मतलब इन्वेस्टर्स को जो है इसने नेगेटिव में रिटर्न नहीं दिखाया बीच में। वैसे अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है अभी अगर करंट टाइम में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी पहले ये जो था स्टार्टिंग फेज में था। अभी इसका मार्केट साइज भी देखेंगे कि कितने इसका मार्केट साइज है और कितना इसका ग्रोथ है आगे, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। उससे हम इसके फ्यूचर का भी अंदाजा लगा लेंगे कि कितना ही आगे बढ़ सकता है और कितने टाइम लेगा उतना बढ़ने में, है ना। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों जल्दी से अब इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। ईगलक सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नाम है, 1613 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 268 रुपए आज के डेट में बढ़ा हुआ है, 20% का अपर सर्किट आज लगा हुआ है। मार्केट कैप की अगर बात करें 4622 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि अभी जल्दी ही मिड कैप में शायद एंटर करने वाली है, अभी फिलहाल स्मॉल कैप में है। एंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात करें 4401 करोड़ है, यानी कि डेट इसके पास में कैश के मुकाबले कम है। नंबर ऑफ शेयर्स 3.49 करोड़, फेस वैल्यू 10, प्राइस टू बुक 4.49, प्राइस टू अर्निंग 23.56, डिविडेंड यील्ड जो है ना के बराबर है, बुक वैल्यू 359 है,
कैश 220 करोड़ पड़ा हुआ है। डेट इसके मुकाबले, कैश के मुकाबले 0 करोड़ है। हालांकि थोड़ा सा डेट अभी इसमें हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 53% इसमें प्रमोटर का स्टेक है। ईपीएस इसका 68 है, आरओसी 16, आरओई 10, सेल्स ग्रोथ माइनस में, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में। ये इसका लास्ट क्वार्टर का डेटा है, अभी के क्वार्टर का देख लेते हैं हम। चलो, फिनस्टार जो है इसका 4 मिला हुआ है। दोस्तों प्राइस टू अर्निंग में इसने अच्छा खासा जो है सुधार किया हुआ है, कम किया प्राइस टू अर्निंग अच्छी करी है प्राइस के मुकाबले। और लेकिन आज 20% अपर सर्किट लग गया, तो आज फिर उसी लेवल पे 1-2 दिन में पहुंच जाएगा ऐसा लगता है पी जो है इसका, बट ठीक है। प्राइस टू बुक 3.57, ईवी टू ईबिट इसका 13 है, ईवी टू ईबिट इसका 10 है, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड 5 है, ईवी टू सेल्स 2 है। पैग रेशियो अगर बात करें 1.03 है। डिविडेंड यील्ड इसका जो है ना के बराबर है। आरओसी जो है 40% हुआ है, आरओई इसका 18% हुआ है, यानी कि आरओसी और आरओई में खासा इसका जो है इंप्रूवमेंट हुआ है। अब दोस्तों अगर इसके पिछले 5 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखा जाए तो रेवेन्यू इसने जो है बढ़ाया है धीरे धीरे, हालांकि कछुए की चाल से इसने रेवेन्यू बढ़ाया है। 1314, 1330, 1365, 1430, 1437, इस तरीके से एक कछुए की चाल से इसने रेवेन्यू बढ़ाया, बट बढ़ाया है हर साल। नेट प्रॉफिट में भी इसका जो है 341 करोड़ 2016 में था, 2017 में 354 करोड़, 2018 में 289 करोड़, 2019 में 228 करोड़, 2020 में 208 करोड़। यानी कि लास्ट के जो क्वार्टर्स, लास्ट के जो ईयर्स है ना, यहाँ पे इसके मार्जिन्स कम हुए हैं। रेवेन्यू बढ़ते हुए रहने के बावजूद भी इसने जो ये प्रॉफिट है ये पहले के जैसा नहीं बना पाई कंपनी। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट वगैरह में इसका जो है खर्चा रहा हो, प्रमोशन वगैरह में जो खर्चा है वो रहा हो। इंटरेस्ट भी इसका देखो वैसे तो ज़्यादा, अभी के पिछले साल जो है इंटरेस्ट इसने जो है 20 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था। तो एक तरीके से थोड़ा सा ये इंटरेस्ट मतलब कि डेट जो है लास्ट में इस कंपनी में आ रहा है। अब ये क्या रीज़न है इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। और अगर बात करें करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट के रेशियो की, तो ये जो है अच्छा खासा है, हमें चाहिए 1.5 आ रहा है 5 के बराबर, बहुत अच्छा है। अब इसको थोड़ा और पैरामीटर्स पे देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट जो है एफडी से अच्छे रिटर्न दिए, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, एंट्री पॉइंट जो है अच्छा है, बट इसमें रेड फ्लैग है। ये कंपनी जो है एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट का मैंने एक आध बार जिक्र किया आपको, जब कंपनी के स्टॉक प्राइस में अचानक से मूवमेंट आने चालू हो जाता है तो सेबी का जो है उस पर निगरानी चालू हो जाती है उस स्टॉक पे। तो क्यों ये स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है करके, कहीं इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं चल रही, कहीं इसमें कुछ गेम तो नहीं चल रहा, ऑपरेटर तो नहीं है। तो इस तरीके के चेक करने के लिए सेबी इसको इसमें डाल देता है, मतलब अपने निगरानी में। तो उसी को बोलते हैं कि एएसएम लिस्ट में स्टॉक है। तो अगर ये अपने आप ही हट भी जाता है, अच्छी कंपनीज भी इसमें आ जाती हैं कभी कभी, तो वो ऑटोमेटिक निगरानी होने के बाद में हट जाता है। लेकिन ये एक फैक्टर है, अगर ये वाकई में अगर जिस तरीके से इसमें एएसएम लिस्ट में गया है, तो अगर इसमें सच में अगर वो हो रहा होगा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करें अगर इसमें कि क्या किया जाए, देखो 2 सिचुएशन है। एक तो ये अगर कल की डेट में या कल के बाद में लाइफ हाई करता है अपना क्रॉस और उसके बाद जाता है ऊपर टिक, तो उसके बाद में हम इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूँगा कि अभी इसमें एंट्री करना सही नहीं है। अभी जो है अगर आप एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा इसको जो है सस्टेन होने दो। अगर ये ऊपर यहाँ पर गया हुआ है, वैसे इसने गैप बनाया हुआ है, बट ये रन अवे गैप इसको नहीं बोल सकते क्योंकि लाइफ हाई पे अभी नहीं है अपने। तो एक तरीके से ये जो है थोड़ा सा इसमें लाइफ हाई जो है इसकी रुकावट का लेवल बनेगा। तो ये अगर नीचे आता है, कुछ ये गैप फिल करने के लिए ये आ सकता है, तो ये नीचे आता है तो फिर इसमें ट्राई करो बनाने की पोजीशन। अदरवाइज फिर आप थोड़ा सा वेट करो इसमें एंट्री के लिए। अगर होल्ड करके रखा हुआ पहले से आपके पास में स्टॉक है तो उसको आप होल्ड करके रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसमें राइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक भी जाता है इसको जाने दो। हाँ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप यार कि पार्शल में अपना कुछ प्रॉफिट वगैरह अगर बुकिंग कर लें तो अच्छा टाइम है, आप प्रॉफिट वगैरह भी बुक कर सकते हैं अपना इसमें। और रही बात इसके फ्यूचर आउटलुक की, तो देखो ये जो जिस सेक्टर्स को अपने सर्विसेज देती है, अभी पूरी तरीके से बैंकिंग वगैरह और ब्रोकिंग इंडस्ट्री वगैरह डिजिटलाइज हो गए हैं। ब्रोकिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें, पहले उसकी कर लेते हैं। इसमें अभी इन्वेस्टर्स जो हैं, जो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर होता है वो कम है अभी, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री तो ग्रो होने वाली है। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज को सर्विसेज भी ज़्यादा चाहिए होंगी, तो उस हिसाब से ये कंपनी तो ग्रो करेगी, नंबर 1। नंबर 2,
आप बैंकिंग वगैरह को आप देख लीजिए, अब सारे जो बैंक्स हैं अपने डिजिटलाइज हो चुके हैं, ज़्यादातर जो है ऐप्स वगैरह से ही काम चल जा रहा है, हमें बैंक जाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है। किसी को भी अगर हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है तो बैंक में जाके स्लिप वगैरह भर के हम नहीं दे रहे हैं, अब ये चीज़ कम हो गई है। कहीं पे है, अभी भी बहुत है, तो इसमें भी अगर देखा जाए कहीं कहीं पे है, तो वो भी एक अच्छी संभावना है कि अगर वो भी मतलब ये चीज़ हो जाती है, पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाता है, तो इसको, इस कंपनी को वो चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, जो ये काम करती है ईमेल मार्केटिंग का और एसएमएस मार्केटिंग का और चैटबॉट्स वगैरह का, वो भी एक तरीके से नया है। एआई वगैरह जो है अभी के टाइम में जो है आने वाला जो फ्यूचर है वो एआई का ही है। ह्यूमन का जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे जो है कंपनीज के अंदर में कम हो रहा है। जहाँ पे ह्यूमंस के प्रेजेंस की ज़रूरत है, हम वहीं पे खास तरीके से मतलब ह्यूमंस को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एआई का जितना भी मतलब काम ये करती है, उस काम की वजह से भी इस कंपनी में ग्रोथ आएगा। चौथी बात, ईमेल मार्केटिंग वगैरह ये करती है या फिर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये करती है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ये हैंडल करती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हर कंपनी अभी सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक के नाम से उनका पेज वगैरह है, हर कंपनी इस तरीके के काम कर रही है, तो इसको उससे भी बेनिफिट है। मतलब कि जिस तरीके का भी ये काम करती है एकदम काम अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड काम है, तो फ्यूचर के लिए कंपनी अच्छी है। बट यही है, थोड़ा सा हमें वैल्यू भी चाहिए होती है। अब देखो, एक ही कंपनी है, यही कंपनी है, अगर इस कंपनी के स्टार्टिंग फेज में हमने जो स्टार्टिंग वाला चार्ट इसका देखा था पहले जो हम देख रहे थे, अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ मंथली जो इसका चार्ट है। तो मंथली चार्ट पे क्या है कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, इसने जो है स्टार्टिंग पॉइंट में 219 224 पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और यहाँ जाने के बाद में बेच दिया, उसको तो घाटा हो गया कंपनी में, 42 रुपये गया, यानी कि उसका 150 रुपये जो है 40 रुपये के बराबर रह गया, यानी कि उसका लगभग सारा पैसा जो है तीसरा हिस्से बच गया पैसे का, तो यहाँ पे उसको घाटा हो गया। और यही कंपनी है जिसमें किसी आदमी ने यहाँ पे पैसा लगाया, यहाँ पे बेचा, तो उसको बेनिफिट हो गया। तो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना बनना है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे उस कंपनी में एंटर कर रहे हैं। अच्छी कंपनी के ऊपर भी अगर आप एंटर करोगे जब वो हाई वैल्यूएशन पे है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टिंग के नज़रिए से इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको सस्टेन हो जाने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आ लेने दीजिए, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन तो अच्छा है, बट जैसे सर्किट में ये लगा हुआ है, और ये जब तक ये अपने लाइफ हाई को नहीं क्रॉस करता, जब तक मैं कह नहीं सकता कि मतलब ये ऊपर और आगे जाएगा। हाँ, अगर आप देख रहे हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या 5 साल के लिए भी इवन, तो आप एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, बट ये है कि कंसिस्टेंट कंपनी ने रिटर्न नहीं दिए हुए हैं, अभी इंटरेस्ट वगैरह भी ज़्यादा पे कर रही है कंपनी, प्रॉफिट भी बना नहीं पा रही है, उस लिहाज से थोड़ा सा ये इसका नेगेटिव है। पॉजिटिव इसका जो है फ्यूचर ओरिएंटेड जो ग्रोथ है वो है। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होता है दोस्तों कि कंपनी अच्छी है, ग्रोथ आउटलुक अच्छा है उसका, बट यही चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा हम उसमें एंटर किस टाइम पे कर रहे हैं वो चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह चाहिए तो। और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है, तो ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं, जिसमें आपको क्या है कि 10 से 12 घंटे का हमें इसमें रिसर्च करने में टाइम लगता है दोस्तों। तो अगर आप ये वॉच करते हैं तो आपका 10 से 12 घंटे का जो टाइम है वो बच के 10 से 15 मिनट में आपका सिमट जाएगा। 99% चीज़ें इसमें हमने डाली हुई हैं, की पॉइंट हमने हाईलाइट किए हुए हैं। 1% अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। इससे आपके टाइम की बचत तो होती ही है, साथ ही आपका जो फ्री टाइम है उसका भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइम का आप अपने जो है अपने खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।